जैसा हम सभी समझ रहे हैं कि आधुनिक दृष्टि से केवल पंजाब के और पंजाब के आसपास के इलाके को ही सप्त सिंधु न मान करके ये जो 7 नदियों के नाम हमारी परंपरा में प्रसिद्ध हैं, वे जहाँ-जहाँ से बहती हैं, वे कहीं समवेत रूप से न भी बहती हों, तब भी वे जहाँ-जहाँ से निकलती हैं, वो सारा प्रदेश अ, उत्तर का वह सप्त सिंधु हमको मानना चाहिए, मान लेना चाहिए। और इसी में आर्यावर्त जिसको मनु ने कहा है, और एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम पृथिव्याम सर्व मानवाः, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यह कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, कश्मीर और जहाँ पर आप लोग इस समय बैठे हुए हैं, वह तो अत्यंत पावन स्थान है ही है, हिमाचल का आपका व्यास परिसर, जहाँ व्यास नदी बहती है। तो ये सारे ही क्षेत्र इसमें आते हैं, बड़ा ही पावन प्रदेश है। और जैसा सर्वेश जी ने कहा है कि बलराम ने तीर्थ यात्रा यहाँ पर की है, और सारस्वत साधना तो फिर यहीं हुई है, क्योंकि सरस्वती यहाँ है। तो सरस्वती के किनारे रह करके जो भी तपश्चर्या की गई है, ज्ञान साधना की गई है, वह सब सारस्वत साधना, सरस्वती उस ज्ञान की धारा का भी पर्याय बनी। इसलिए सरस्वती और सरस्वती नदी ये अभिन्न माने गए। जितने सरस्वती संबंधी सूक्त हैं ऋग्वेद में, वहां ज्ञान की धारा के लिए भी सरस्वती कहा गया है, और जो सरस्वती जल प्रवाह है उसको भी सरस्वती कहा गया है। क्योंकि ये जो भौतिक सरस्वती है और जो ज्ञान रूपा सरस्वती है, दोनों अभिन्न हो जाती हैं। अभिन्न इसलिए हो जाती हैं कि उसी के किनारे रह करके, उसी के जल से ज्ञान, भौतिक शरीर प्राप्त करके और ज्ञान साधना की है। तो पर्याय के रूप में भी एक दूसरे को इन्होंने मान लिया है। अन्यथा जैसा समझते हैं कि 7 नदियां हैं, उनके नाम मिलते हैं, अ, और वे जिस जिस प्रदेश में बहती हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं, और मैं समझता हूं कि आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि आर्य लोग मूलतः इसी प्रदेश में रहे। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल स्थान भी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुद्वृधा, आर्जिकिया, ये 7 नाम मिलते हैं। उसमें से आर्जिकिया, व्यास नदी, उसको विपाट, विपाशा भी कहा गया है। और यह पूरा जो फैलाव है, ये कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भाग में विस्तारित है। और अ, ऋग्वेद के जो कवि हैं, वो इसकी महिमा गाते हैं। इसमें बहने वाली नदियों की महिमा का गान वे करते हैं। गंगा का नाम वे लेते ही हैं, और गंगे, यमुने, सरस्वती, विपाट, शतुद्री, शतद्रु भी नाम मिलता है, सतलज, वितस्ता, झेलम जिसको आजकल कहते हैं, असिकनी, चिनाब जिसको कहते हैं, परुष्णी, रावी और सरस्वती, ये वेदों में इन नदियों के नाम आते हैं। और जियोफिजिक्स की दृष्टि से, जियोलॉजी की दृष्टि से, भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एक भूगर्भ विज्ञानी हुए। उन्होंने काम किया है इस प्रदेश को लेकर के भी, और उन्होंने निष्कर्ष में यह स्थापना दी कि ऋग्वेद का निर्माण जब आरंभ हुआ, तो ऋग्वेद के जो कवि हैं, ऋषि हैं, वे पंचनद, कश्मीर और गांधार प्रदेश भी इसमें कुछ आ जाता है, और पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में वे निवास कर रहे थे। भूगर्भ शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर भी उन्होंने यह स्थापित किया कि आर्यों का आदिदेश यहीं पर था। दूसरे जो विद्वान उल्लेखनीय है, उनका संदर्भ संस्कृत के पंडित नहीं दिया करते हैं, और यह संवाद जो टूट गया उस पर मैं बात करता रहा हूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनको हिंदी वाले उसने कहा था इस कहानी के लिए जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वे संस्कृत के कितने बड़े पंडित थे, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है वेदों के संबंध में भी, और प्राचीन भाषा के संबंध में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो ये संस्कृत वाले भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद पर और हड़प्पा संस्कृति पर, और उन्होंने बहुत सारे तर्क देते हुए स्थापित किया कि यह क्षेत्र जो है सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का आदिदेश रहा है। और आर्यों की जो माइग्रेशन थ्योरी है, आर्यों का आव्रजन हुआ भारत से, इसका भी वे दृढ़ता पूर्वक खंडन करते हैं। और आर्यों ने आकर के यहाँ हड़प्पा संस्कृति के जो निर्माण थे उनको नष्ट किया, नगरों को नष्ट किया, इसका भी बहुत दृढ़ता पूर्वक वे खंडन करते हैं, और प्रमाण उसके संदर्भ में वे
वेदों से ही देते हैं, ऋग्वेद से ही देते हैं। तो ये आर्यों और अनार्यों के जो कथित द्वंद की कथाएं पश्चिमी अध्येताओं ने प्रस्तुत की हैं, उनका भी वे प्रतिवाद करते हैं। तो उनके कुछ कथन के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ, उनको मैं उद्धृत भी कर रहा हूँ। उनका कहना है कि आर्यों ने भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश किया, यह कल्पना ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के जो विद्वान थे उनकी है, और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान ही अब विखंडित हो गया। जो इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स का जो प्रतिपादन किया था विलियम जोन्स और उनकी परंपरा में, उसकी बहुत सारी प्रतिपत्तियां अब खंडित हो चुकी हैं, और बहुत सारे पुरातत्व से भी नए साक्ष्य आए। तो यह जो कल्पना ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की थी वह चिंतनीय है और निराधार है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। और फिर वे भाषा शास्त्रीय प्रमाण बहुत सारे देते हैं ऋग्वेद के अपने अध्ययन के आधार पर, और वे कहते हैं कि अरायुक्त रथ का वर्णन ऋग्वेद में आता है, और ये वहां नहीं था जहां से आर्यों को प्रव्रजित होते हुए यूरोप के विद्वान बताते हैं उनके पास रथ हो सकता है, पर जिसमें अरे हों ऐसा रथ उनके पास नहीं था। जबकि यहाँ अरों से युक्त रथों के वर्णन वैदिक वाङ्मय में आ रहे हैं। उल्टे यह रथ हमारे यहाँ से वहां पहुंचा, इसके कुछ वे प्रमाण देते हैं, और कुछ पश्चिम के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको भी उद्धृत करते हैं। और जो सरस्वती नदी है उसका जो पूरा मार्ग है बहाव का, उसका भी अध्ययन वे करते हैं। और सिंधु सभ्यता का ह्रास 1750 ईस्वी के आसपास हुआ, जब सरस्वती नदी विलीन हो रही थी, लुप्त हो रही थी। जबकि ऋग्वेद में और अथर्ववेद में कितनी भरी हुई नदी है, हराती हुई जल से, इतने अद्भुत वर्णन है ऋग्वेद के और अथर्ववेद के सरस्वती सूक्तों को हम देखते हैं, रोमांचित करने वाले वर्णन है। सरस्वती नदी की जो धाराएं हैं उस पर मैं आऊंगा कि एक धारा नहीं है, वहां भी 7 धाराएं हैं। जो 7 की बात की है सर्वेश जी ने, तो सरस्वती नदी की एक धारा नहीं है, और वह कई धाराओं में, इतनी बड़ी नदी है, उसका उसका जो पाठ है वो इतना बड़ा है और कई धाराओं में विभक्त होकर के अनेक प्रदेशों में बहता है। इस प्रकार से कदाचित उसका वर्णन वे करते हैं। ये जो पूरी जल से लबालब भरी हुई नदी है और अनेक इस पूरे क्षेत्र को सरसा रही है, सिंचित कर रही है, ये 1750 ईस्वी तक की यह स्थिति है, और उसके पहले तक की यह स्थिति है। और सरस्वती नदी जब जलहीन होने लगती है तो सिंधु सभ्यता का भी ह्रास होता है, और ये जो सारस्वत साधना है यह भी छीजने लगती है, और फिर आर्य लोग नीचे के प्रदेशों में कदाचित जाते हैं। तो ये बहुत सारे आर्यों का जो मूवमेंट का, उनके जो विस्तार का मार्ग है, उसको भी यदि देखते हैं तो मूलतः प्रदेश यही है, और यहाँ से फिर वो अन्य प्रदेशों में जाते हैं। एक प्रमाण रामविलास शर्मा देते हैं, वह भी विचारणीय है। सर्वेश जी ने कहा है कि वह नूह 7 जोड़े रख करके अपनी नाव पर चले, और हमारे यहाँ भी जल प्रलय की कथा है। तो उनका कहना है कि ऋग्वेद में जल प्रलय की कथा नहीं है, जितनी जो ये जो प्रलय की कथाएं हैं और मनु की यात्रा नौका से और महामत्स्य के द्वारा उनको बचाना, ये जो कथाएं हैं यह वैदिक संहिताओं के बाद आती हैं। तो जल प्रलय की घटना ही बाद में होती है, और ऋग्वेद उससे पुराना हो जाता है। अथर्ववेद में कहीं कहीं संकेत, अब मैंने ये अथर्ववेद के सारा पूरा अध्ययन नहीं किया, मैं वैदिक साहित्य का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर ये रामविलास शर्मा मूल भी पढ़ते हैं, और उनको संस्कृत के पंडितों को इस रूप में उनका अध्ययन करना चाहिए। पश्चिम एशिया और ऋग्वेद उनकी किताब है, हड़प्पा पर भी उनकी किताब है, और उनको हिंदी में भी मार्जिनलाइज किया गया। ऐसा आदमी जो उसकी नियति यही होती है, मेरी भी कहीं कहीं यह नियति होती है कि आप न यहाँ के रह गए न वहां के रह गए। हिंदी वाले सोचते हैं कि तो संस्कृत के विद्वान हैं, और उनको जब हटाना होता है, और संस्कृत वाले सोचते हैं कि तो हिंदी के, हमको क्या करना। तो रामविलास शर्मा के काम की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उनसे असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने तो कई वर्ष इसमें दिए, अपने जीवन के 25-30 साल उन्होंने केवल ऋग्वेद का अध्ययन करने में लगाए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे रामविलास शर्मा, और हिंदी के आलोचक, मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। तो ये जो बहुत सारे प्रमाण वे देते हैं, वो एक दुर्गों के निर्माण का प्रमाण देते हैं। ये जो कहा गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने लोहे और तांबे आदि का उपयोग करके अपने भवन और नगर बना लिए थे, जबकि आर्य तो बर्बर घुमंतु थे,
और नगर नियोजन और दुर्ग निर्माण नहीं जानते थे। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त का वे उदाहरण देते हैं, जिसमें अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हमारे आयस और ताम्र से रचित पुरों के द्वारा वे हमारी रक्षा करें। अब ये तो आचार्य गयाचरण त्रिपाठी जी बताएंगे, मैं पूरा अध्ययन नहीं कर पाया, मुझे एक मंत्र मिलाना चाहिए था कि वास्तव में सायण क्या कहते हैं, यही इंटरप्रिटेशन इसका है। तो लेकिन रामविलास शर्मा, उन्होंने सायण भी पढ़ा है और हिंदी भाष्य सातवलेकर का भाष्य पढ़ के वे ज्यादातर बात करते हैं। तो ये उसमें कहा गया है कि वे आयस और ताम्र से रचित हमारे पुरों पुरों की रक्षा करें। और लोहा तो था ही, विश्पला के लिए आयसी जंघा अश्विनी कुमारों ने लगाई। तो ये सारी जो धातुओं के उपयोग हैं ये ऋग्वेद में आ जाते हैं, ऋग्वेद में तो विश्पला भी आ जाती हैं। और रामविलास शर्मा यह भी कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने कितना समझा है सिंधु लिपि को, यह तो अध्ययन करने पर ही पता चलेगा, और मेरी तो मेरा यह क्षेत्र नहीं है, लेकिन सिंधु लिपि और उसकी भाषा को ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह से डिसाइफर किया जा सकता है, ये उन्होंने प्रस्तावित किया है। और उल्टे उनका यह मत है कि जो ऋग्वेद में उल्लिखित गण समाज हैं, उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। इस विस्तार से उन्होंने यह कहा है कि ये जो कोरिलेशन है, जो पश्चिम विद्वान जो बताते हैं, उससे उल्टी है कि वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद की संस्कृति अधिक प्राचीन है, और जो गण वहां पर बनने लगते हैं वे यहाँ आकर के हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की संस्कृति का निर्माण करते हैं। दूसरे एक विद्वान हैं, उनका भी नाम प्रायः संस्कृत जगत में तो विदित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी कुछ ऐसी जीवन धारा रही कि मैं बहुत ज्यादा भटकता रहा, यहाँ से वहां, वहां से वहां। चित्त चांचल्य के कारण मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर आवागमन में करता रहा। तो एक डॉक्टर भगवान सिंह हैं, वो इतिहास के, पुरातत्व के विद्वान हैं, हिंदी के उपन्यासकार भी वे हैं। तो उन्होंने इस पर, फिर रामविलास शर्मा के बाद उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने काम किया है, उन्होंने उन्होंने भी ऋग्वेद का अध्ययन किया है। ये लोग मंत्र के मंत्र उद्धृत उद्धृत करते हैं, उनको इंटरप्रेट इस हिसाब से करते हैं। तो ये काम इस दृष्टि से जो सप्त सिंधु पर हो चुका है इन विद्वानों के द्वारा। तो मेरा सुझाव है कि आप लोग युवा उत्साही लोग हैं, योगेश जी हैं, और भी जो आपके इसमें व्यास परिसर में विद्वान हैं, अब तो बहुत अभ्युदय का काल आ गया, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर फल फूल रहे हैं और अच्छे विद्वान आ रहे हैं। हमको तो बड़ा संघर्ष करना पड़ा, दुखद बातें बहुत सारी हुई, लेकिन ये एक स्वर्ण युग आया आपकी संस्था का, हमारी संस्था का, उसमें आपके लिए बड़े अवसर हैं। तो इस अवसर का आपको लाभ लेना चाहिए, और बड़ा काम हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो पूरी सिंधु घाटी और सप्त सिंधु है, इसका पुरातत्व और इसका साहित्य, और जैसा सर्वेश जी ने कहा कि केवल प्राचीन साहित्य ही नहीं, मध्ययुगीन साहित्य पर बात हो। आप जो लोग फारसी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे थे, यूसुफ जुलेखा का, नीलकंठ पंडित, उन पर भी बात हो। जिन बादशाह ने बहुत पहले यह आदेश निकाला था कश्मीर में कि गोवध बंद किया जाए, उनकी देवता के रूप में किस तरह से स्तुति की है जोनराज की राज तरंगिणी में, उस पर भी बात हो। जितनी कथाओं के फारसी से संस्कृत में रूपांतर हुए, उस पर भी बात हो, और संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुए इसी प्रदेश में रह करके, उस पर भी चर्चा हो। ये मध्यकाल भी एक स्वर्ण युग था संस्कृत साहित्य का, और अर्वाचीन काल भी बड़ा युग है संस्कृत के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए। तो समग्र परिप्रेक्ष्य में देख करके सप्त सिंधु के साहित्य, कला, संस्कृति और उसकी सारस्वत साधना पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं कुछ संकेत मात्र करता हूं कि एक अशोक अकलूजकर हैं विद्वान, उनका काम थोड़ा अनदेखा रह गया, उन्होंने खुद भी प्रकाशित नहीं किया। कुछ जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं उनकी आदत हो जाती है कि उनको लगता है कि परफेक्शन नहीं आया है, तो इसको अभी मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। तो उन्होंने इंटरनेट पर दे करके हम लोगों के पास भेजा था, बहुत लंबा उनका शोध पत्र है, करीब 60-70 पेज का। वो शायद हार्ड कॉपी में पुस्तकाकार प्रकाशित उन्होंने नहीं कराया। ये उनकी आदत है। वो काम तो उन्होंने बहुत इस तरह के किए हैं, अकलूजकर साहब ने। वो कनाडा में ही अभी बस गए हैं। तो सरस्वती ड्राउंड, रेस्क्यूइंग हर फ्रॉम स्कॉलरली वर्ल्ड पूल्स, बहुत आकर्षक वो शीर्षक देते हैं अशोक अकलूजकर जो है। तो ये जो विद्वत वाग वितंडा के वर्ल्ड पूल्स हैं, उनसे सरस्वती नदी जो डूब गई है एक बार फिर,
उसको उसका पुनरुद्धार करने का प्रयास करते उन्होंने ये लंबा शोध पत्र लिखा। उन्होंने 75 ऋग्वेद के स्थलों का विश्लेषण किया है। उससे सरस्वती कहाँ से कहाँ बहती थी ऋग्वेद के इन उल्लेखों के आधार पर वो उन्होंने निकाला। फिर उसकी तुलना उन्होंने ब्राह्मणों में जो सरस्वती के उल्लेख हैं और फिर महाभारत में जहाँ सरस्वती की स्मृतियां हैं, क्योंकि बलराम सरस्वती नदी के किनारे गए। महाभारत में तो जैसा सर्वेश जी ने बताया कि उन सारे तीर्थों का वर्णन है जो सरस्वती के किनारे थे। कालिदास को स्मृति है, कालिदास के समय तो सरस्वती नहीं है। तो हित्वा हालाम अभिमत रसाम लांगली या शिशेवे, ऐसा सरस्वती नदी के बारे में कृत्वा तासाम अधिगमम अपाम सौम्य सारस्वती नाम अंतर शुद्ध भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण। तो सारी परंपराएं कालिदास तक बड़े सजीव रूप में उनको स्मृतियां हैं कि सरस्वती नदी इसी क्षेत्र में बहती है, ये सरस्वती के तीर्थ स्थान है। और बलराम यहाँ से यहाँ तक गए थे और वो ऐसा पावन क्षेत्र रहा है। उसकी कालिदास को बड़ी जीवंत स्मृतियां एक तरह से हैं, क्योंकि बड़े घूमते थे। तो कालिदास का स्वभाव ये था कि बहुत गहराई से वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ तो बड़े पुरातत्व के स्थान है। कश्मीर से चल करके इस पूरे प्रदेश में घूमते घामते वो इधर बुंदेलखंड में आते हैं। बुंदेलखंड में जब वो आए तब वो ऋतु संहार कदाचित उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में जो वो चित्रण करते हैं वो विंध्य के जंगलों का नाम ही लेते हैं। वनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानसम, ऐसा कहते हैं। जो कालिदास का यात्रा पथ है उस पर भी बात आप कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में भी वो रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है। हिमालय को तो उन्होंने जैसे बिल्कुल देखा हुआ है। कि सप्त सिंधु प्रदेश कालिदास का भी घूमा हुआ है, भले ही वो यहाँ से घूमते घामते फिर पैदल चलते चलते आवारागर्दी करते हुए बुंदेलखंड में दशारना दशारना विदिशा का भी क्या चित्रण करते हैं। वहां से होते हवाते फिर वो उज्जैन पहुंचे होंगे। उज्जैन में भी वो कितने टिके होंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। हो सकता है केरल तरफ चले गए हों, वहां के इलायची की लताएं, एला लवंग, इन सब का वर्णन वो जिस प्रकार से करते हैं। तो ये वहाँ कवियों ने जो इस सप्त सिंधु प्रदेश से लगा करके भ्रमण किया है, उसके आधार पर सप्त सिंधु प्रदेश उस पर अध्ययन किया जा सकता है। अशोक अक्लूचकर का कहना है कि जो उद्गम है सरस्वती का वह शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक पर्वतमाला है, वह रहा है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। आप जो और उस सरस्वती का वर्णन जहां जहां जिन मंत्रों में है वे निश्चित रूप से 1900 ईस्वी पूर्व के पहले के हैं, क्योंकि 1900 ईस्वी पूर्व के बाद ये सरस्वती फिर यहाँ से लुप्त होने लगती है, ऐसा उनका भी कहना है। तो ये एक भौगोलिक और सरस्वती नदी और उसका जो पूरा रेंज है उसके आधार पर सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में कुछ चर्चा मैंने की। और समय तो इसी में बहुत हो रहा है। नारायण राव पारंगी एक दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने भी अध्ययन किया है। अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तिलक ने भी काम किया है। तो इस सब का नोटिस आपको लेना चाहिए। जो ओरायन में तिलक बात कह रहे हैं और तिलक और नारायण दास पारंगी ये दोनों ही कहते हैं कि जो जियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो 9000 ईसा पूर्व के आसपास आ रहे हैं। तिलक तो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के कॉन्स्टिलेशंस के आधार पर आकलन करते हैं और वे भी इसी क्षेत्र में आर्य थे ऐसा कहते हैं। तो ये अविनाश चंद्र दास हुए, नारायण दास पारंगी है, ये तो पुरातात्व ये जो भौगोलिक भूगर्भ शास्त्रीय परिवर्तन हुए उनका समय जो पीछे ले जा करके 10,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक ले जाते हैं और उसके भी पहले ले जाते हैं। तो ऋग्वेद की मूल परंपरा तो वहां से चली आ रही है ऐसा वे फिर कहते हैं। तो अब मैं बहुत सारे संदर्भ जो मैंने दिए हैं उसमें कोई नवीनता नहीं है। मैंने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी ये सब लिखा हुआ है। मेरे पास कोई नई सामग्री नहीं है। लेकिन सरस्वती नदी के जो बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन है वो अब मैं छोड़ता हूँ। और दूसरी बात जो मुझे कहना थी कि ये जो घुमंतु लोग थे, गडरिये थे, ऐसा कुछ पश्चिमी विद्वानों ने मान लिया है। और बड़े अचरज की बात हमको होती कि कनाडा के वो जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, उनकी 7-8 भाग में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर छपी, लेटेस्ट वही है। तो वो भी यही मान करके विवेचन करते हैं। वो अच्छा इतिहास है संस्कृत साहित्य का। लेकिन ऋग्वेद को पढ़ते हुए तो हम देखते हैं कि ये लोग खेतीहर हो गए हैं, बस गए हैं, उनके गांव हैं और किले भी उनके हैं और खेती कर रहे हैं। तो पंचसु कृष्टिषु यह बात वे करते हैं और खेती के वर्णन बार बार आते हैं ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। इंद्र तो कृषि का ही देवता है और पंचजन जो है वो खेती हर समाज, उसके लिए ये बार बार बात करते हैं।
तो फिर जो कहा गया कि कृष्टि शब्द जो है केवल खेती किसानी के ही अर्थ में नहीं बल्कि संस्कृति के अर्थ में फिर आने लगता है। तो पूरी जो एग्रीकल्चर है वही कल्चर बनती है। यह जो ऋग्वेद में बात आई है और सारे जीवन मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य जो उससे उपजते हैं, तो कृष्टि के उत उत न सुभगो अरिर्वोचुर यदस्म कृष्टयः, ये पहले ही मंडल के चौथे सूक्त में ऋषि ऋग्वेद में कहते हैं कि हमारे शत्रु भी ये मानते हैं कि हम लोग खेती किसानी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हम लोग कृष्टि हैं। तो कृष्टि के साथ जो उनकी संस्कृति है वो भी जुड़ी हुई है कि हम श्रेष्ठ आर्य जन हैं, हम इसलिए हम कृष्टि हैं। पंचजन जो हमारे हैं वे कृष्टि हैं, ऐसा भी बार बार कहते हैं। तो पूरी संस्कृति और पूरी खेती किसानी जो हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, दोनों एक साथ जुड़ते हैं। जैसे कि सरस्वती नदी का जो भौतिक रूप से प्रवाह है और जो ज्ञान प्रवाह उसके साथ चला आ रहा है उसके किनारे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वो वही कृष्टि है और वही कृष्टि संस्कृति बनती है। तो इस प्रकार से पूरा जो निसर्ग है, सप्त सिंधु प्रदेश का ही निसर्ग है। एक एल्फिंस्टन विद्वान हुए थे और एक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो किसी अच्छे इतिहासकार ने लिखी है, वो तो पॉकेट एडिशन उसका मिलता है। तो मेरे पास पढ़ने का कुछ और नहीं था, मैं अपनी बेटियों के यहाँ रुका हुआ था, उनके पास ही किताब थी, तो मैंने इधर उधर से उसको देखा। तो उन्होंने एल्फिंस्टन साहब को उद्धृत किया है 2-3 जगह। वो कमिश्नर रहे पूना में या बंबई में कहीं, और विद्वान थे, संस्कृत का अध्ययन उन्होंने किया। तो वो अध्ययन करते करते इस तरफ आ गए पूरे हिमालयन रेंज पर और सप्त सिंधु प्रदेश पर, और उसका भ्रमण उन्होंने किया और ऋग्वेद का भी अध्ययन उन्होंने किया। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो हिमालय के उस पार जो ईरान इराक आदि प्रदेश हैं उनसे आर्य लोग यहाँ आए होंगे, क्योंकि उनकी तो कोई स्मृतियां ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऋग्वेद के मंत्रों में कहीं उधर जो आगे चल करके रेगिस्तान आ जाता है जहां से वो पार करके आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं बाहर से, तो उसकी स्मृतियां ही ना हो, उनकी याद उनकी उनकी मेमोरी में इतनी ज्यादा उनकी मेमोरी समाप्त हो गई हो उनकी जातीय स्मृतियों में। ऐसा कैसे होता? तो ये लोग यहीं थे पहले से, ऐसा एल्फिंस्टन साहब कहते हैं। उनकी भी थ्योरी थीसिस उस पर कोई ज्यादा नोटिस उसका नहीं लिया गया, क्योंकि अब जैसे वो ग्रीक के एक विद्वान है, वो भी यहाँ निकोलस कजानस वो खूब आते रहते हैं। पर जो पश्चिम का वर्चस्ववादी विद्वत वर्ग है, वो इस तरह के जो कार्य हैं उनको थोड़ा सा पार्श्व में धकेलता है, और वो भी एक मतांतर हैं जो आते रहे हैं। तो ये जो खेती किसानी क्षेत्रपति आ जाता है, केवल इंद्र ही देवता नहीं है, वरुण ही पर्जन्य ही देवता नहीं, वो भी कृषि के देवता हैं। लेकिन या तो जो ग्राम देवता है वो क्षेत्रपति हैं। तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में तो क्षेत्रपाल क्षेत्रपति ये देवता आ जाते हैं, और खेत खलिहान गांव गिराव के देवता वे हैं। क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनेव जयामसि कामश्वं पोषयित्वा सनो मृणाति दृशे क्षेत्रस्य पते मधुमंत मूर्विम धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व। कितनी सुंदर उपमाएं हैं। और गायें चली आ रही हैं, रंभा करके रंभाती हुई गायें आ रही हैं, गायों के बाड़े हैं। तो ये लोग सेटल्ड हो गए यहाँ पर, और गोपालन और कृषि में ये लोग जो लग गए, महान कवि महान ऋषि हैं। ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो खेती किसानी कर रहा है वो बहुत महान ऋषि नहीं है। जितने बड़े ऋषि हैं वो खेती किसानी कर रहे हैं, और अद्भुत कविताएं उनके उपज रही हैं। ये भी तो उन्होंने ही लिखा है। उस क्षेत्रपाल की हम वंदना करते हैं। फिर हमारे क्षेत्र में मधुमंत ऊर्मी की धाराएं वो बहाता है, और जैसे कि गाय अपने थनों से दूध की धाराएं बहाती है, मधु की धाराएं फिर बहती हैं। तो सारा अध्यात्म भी उसमें आता है। उसी सारी धरती से आदि भौतिक से आदि दैविक और आध्यात्मिक तत्व जुड़ते चले जाते हैं। ये सब ऋषि बड़े ऋषि हैं। ये जो खेती किसानी पर कविताएं, मेरी तो यही समझ है। यही रामविलास शर्मा कहते हैं। रामविलास शर्मा ने इन सूक्तों का बहुत मन लगा करके अध्ययन किया, क्योंकि वो मार्क्सवादी थे। मार्क्सवाद को उन्होंने पूरा बदलने की कोशिश की कि हमारे यहाँ का मार्क्सवाद ये होना चाहिए जो ऋग्वेद में आता है, और जो ऋग्वेद के ऋषि बात कर रहे हैं। तो खैर उसकी बात अलग है। तो ये सीता वहां पर आ जाती हैं। सीता को लेकर के जो सूक्त लिखे गए हैं वहां पर ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, और कृषि की जो महिमा गाई गई है। तो ये एक सभ्यता और संस्कृति जो बन रही है ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में भी वह चली आई है। अथर्ववेद का के बहुत सारे अंश तो हो सकता है कि बहुत पुराने हैं, हो सकता है कि ऋग्वेद से भी पुराने हों।
तो वो सारे स्थल मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि समय जब हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि मैंने सब अब तो कट पेस्ट से काम होता है, तो मैंने ये इकट्ठे कर लिए थे। तो जहां तक होगा मैं उनमें से नजर डालते हुए कहता जा रहा हूँ। तो धरती का वर्णन जिस प्रकार से करते हैं, तो वह सप्त सिंधु की धरती लगती है। और क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वत तुम्हारी नदियां, ये जो पृथ्वी सूक्त में कहते हैं, तो यदि मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, मध्य देश में आ जाएंगे, तो ऊंचे ऊंचे पर्वत और नदियां फिर उस तरह से नहीं होंगी। और ये जो पृथ्वी को लेकर के केवल अथर्ववेद में ही मंत्र नहीं है, बहुत सुंदर उसी प्रकार के मंत्र हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां उनकी बात करते हैं। बल इत्था पर्वतानां खिद्रम विवर्षि पृथ्वी प्रया भूमिं प्रवत्विति मन्ना जिनोषि महिनी स्तोमा सस्त्वा विचारिणी प्रतिष्ठोभन त्यक्तु भी, इत्यादि इत्यादि है। कहते हैं ऋषि कि तुम महान बड़े बड़े पर्वतों को संभाले हुए हो, अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से इतने इतने जलों को तुम बहने देती हो, और जन जन के भीतर आनंद तुम भर देती हो। हे संचरण करने वाली धरा देवी। ये तो बड़ा, इसकी साइंटिफिक व्याख्या करना चाहें तो कर सकते हैं कि घूमती हुई पृथ्वी है। हमारी स्तुतियां तुम्हारी गति के साथ चल रही हैं, तुम जो घूम रही हो तो तुम्हारे साथ हमारी स्तुतियां हैं। हे द्युतिमयी, अश्वों की तरह हिनहिनाती तुम्हारी जल की धाराएं बह रही है, तृष्णातुर जनों को प्रेरित कर रही है। धरती, बिजली जब लपलपा कर चमकती है, तो तुम्हारे ऊपर मेघों से झमाझम वर्षा होती है। तब तुम ही हो जो अपनी दृढ़ता से और ऊर्जा से वनस्पतियों को धारे रहती हो। बहुत स्फुरित होती हुई पदावली है, मंत्रों की है। तो ये जो पृथ्वी की स्तुतियां हैं, ये किस पृथ्वी की स्तुतियां हैं? जो सप्त सिंधु की धरा है, उसकी स्तुतियां लगती हैं हमको। और ये जो कृषि की महिमा गाई गई है, कितव सूक्त तक चली आई है। वो कितव जो है, वो तो उनकी दास की संतान है, दीर्घ तमस के दासी से वो पुत्र थे, कवशेलुष। तो ये तो धारणा निकाल दीजिए कि कुछ बड़े बड़े उच्च जाति के ब्राह्मणों ने ये सूक्त लिखे होंगे। कई दासों के भी सूक्त इसमें हैं ऋग्वेद में, और वहाँ कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं है। वो खेतीहर लोग हैं, मजदूर भी उसमें हैं, सोम पीसने वाले मजदूर हैं। वो सोम पीस रहे हैं और सोम पीसने के गीत गा रहे हैं। हमारे गुरु जो रामविलास शर्मा, प्रोफेसर राम जी उपाध्याय थे, उन्होंने तो यही कहा कि ये जो सोम को पीसते हुए जो सूक्त गाए जा रहे हैं, वो लोक गीत हैं एक तरह से, और सोम पीसने वाले जो मजदूर गीत गाते हैं, वो गीत हैं ये। तो अब आपके प्रदेश में कई इंटीरियर में ऐसे इलाके हैं जहाँ की वैदिक भाषा बोली जा रही, अब तो खत्म हो रही होगी, क्योंकि इतनी घुस रही है आधुनिक सभ्यता और नष्ट कर रही है उनके जीवन को। कि देवीदत्त शर्मा ने वहां जाकर के रिसर्च किया, तो हम लोगों को बताया कि ये जो प्रागपुर गांव है, या उसके पास कोई गांव है, वहां के लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं। उन्होंने उसके वाक्य इकट्ठे करके, और वो भाषा शास्त्री थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे, उनको भी हमने सेमिनार में बुलाया था। आचार्य जी हमारे अग्रज सागर आते रहे, कितना आनंद रहता था, उनसे सुनने को हमको मिलता था। तो ये देवीदत्त शर्मा ने, आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास के गांवों की आदिवासियों की बोलियों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि ये लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि 2-2.5 हजार साल से इनकी जो ट्राइब्स हैं वैसी की वैसी रह रही हैं, तो इनकी भाषा प्रभावित नहीं हुई, और इनकी वैदिक काल से वैसी भाषा चली आ रही है, और वो वैदिक भाषा से बहुत मिलती जुलती है। उन्होंने वाक्य के वाक्य उसमें अपने रिसर्च पेपर में उद्धृत किए हैं। तो ये सब भी काम आपको फिर से इकट्ठा करके और उसका नोटिस लेकर के आपको ये काम करना है। तो अब मैंने, कितना समय और है? मुझे मेरे ख्याल है कि 12 बज रहा है, और मुझे समाप्त करना चाहिए। मैंने कश्मीर पर भी बहुत सारी बातें कहने के लिए मैटर इकट्ठा किया हुआ था, और मैं समझता हूँ कि वो विदित हैं, और मेरे व्याख्यानों में भी पहले मैंने कहा है अभिनव गुप्त के बारे में। कश्मीर में जो आगम की परंपरा है, सर्वेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि आगम और निगम का जो समन्वय इस धरती पर हुआ है, उसके साथ हमको रहना चाहिए, और आगमों पर भी दृष्टि डालना चाहिए। एक बात जो छूट गई है, उसको और कह करके मैं सोचता हूँ कि मैं समाप्त कर दूं। नाम तो लिया है सर्वेश जी ने, पर पाणिनि जो यहाँ रहे, वो इसी क्षेत्र में पाणिनि थे। लाहौर अब वहां पर है, शालातुरी वे हैं, परंपरा उनकी स्मृति करती है। और पाणिनि ने किस प्रकार से काम किया,
भाषा शास्त्री के रूप में मैं तो कुछ छात्रों की दृष्टि से कहता हूँ, जो शोध करता है उनकी दृष्टि से कहता हूँ। भाई आप लोग बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनकी दृष्टि से तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो पाणिनि कालीन भारतवर्ष लिखा है किताब उनकी, और इंडिया इज नोन टू पाणिनि जो उनकी अंग्रेजी में किताब है, वह शोधकर्ताओं को चाहे जो भी उनका विषय हो, उनको पढ़ लेना चाहिए कि कैसे सांस्कृतिक अध्ययन संस्कृत साहित्य का किया जाना चाहिए, कैसे किया जाता है, ये आप उससे समझेंगे। तो पाणिनि के बारे में बहुत सारी बातें जो वासुदेव शरण अग्रवाल उसमें बताते हैं कि कैसे भाषा के नमूने पाणिनि ने इकट्ठे किए होंगे। जो एक भाषा विज्ञानी है वो कैसे काम करता है, ये उससे वो निकालते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हुए। इस क्षेत्र की ये अशोक कबलूचकर और माधव देशपांडे ने भी इस पर काम किया है, वो भी आपको देखना चाहिए। उन्होंने प्रकाशित किया है कि ये जो पाणिनि कालीन इस क्षेत्र की भाषा थी, वो कैसे स्टैंडर्ड संस्कृत उन्होंने उससे बनाई, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृत थी इस समय। सप्त सिंधु के नीचे के जो प्रदेश थे उनमें भी भाषाएं रही हैं, लेकिन पाणिनि ने तो अपने क्षेत्र की भाषाओं के नमूने एकत्र करके और उनको फिर शास्त्रीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन उनका किया। तो ये पाणिनि ने किस प्रकार से गण बनाए, किस प्रकार से व्याकरण की व्यवस्थाएं बनाई, उनके पहले के आचार्यों से उन्होंने सामग्री ली। 64 आचार्य अष्टाध्यायी में पाणिनि के पहले के उल्लिखित हैं, और मुझे लगता है कि वे सब इसी क्षेत्र के अधिकांशतः रहे होंगे, क्योंकि वेद की परंपरा यहीं आरंभ में फल फूल रही है। तो ये सारे नाम आते हैं पाणिनि में कि स्फोटायन आ जाते हैं, गालव आते हैं, आपिशली आते हैं, चक्रवर्मा आते हैं, भरद्वाज तो वैदिक ऋषि हैं ही, शाक्टायन आते हैं। तो ये वैयाकरण भी बहुत बड़े हैं और सूत्रों में पाणिनि इनका नाम लेते हैं। तो ये पाणिनि ने इनसे अपना व्याकरण बनाया। इनकी सामग्री वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ईंट चूने और गारे की तरह थी, उसको मिलाकर के उन्होंने अपने व्याकरण का महाप्रासाद ऐसा खड़ा किया जिसकी नींव पिछले 2,500-3,000 सालों से वैसी की वैसी मजबूत बनी हुई है, और इसमें नई खिड़कियां खुलती रहीं। ऐसी नई खिड़कियां बनाने के लिए गुंजाइश पाणिनि ने छोड़ी। उन्होंने बहुलम की परिभाषा दी और गणों की व्यवस्था उन्होंने दी। जितनी इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने दी है कि संस्कृत भाषा की उन्होंने एक अद्भुत नियति बना दी। इस प्रकार से वो पाणिनि के पश्चात जो वैयाकरण आते हैं। तो दाक्षी पुत्र थे, दाक्षी उनकी माँ थी, वो यहीं रहती थी। और वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना यह है कि दाक्षी पुत्र का मतलब कुछ दूसरा है। दक्ष नामक जाति यहाँ रहती थी, वो दक्ष प्रजापति से संबंधित जाति यहाँ रही होगी, और दक्ष लोगों का संघ ही दाक्षी है। दक्षा नाम संघो दाक्षी, और उनके जो वंश में हुए वो दाक्षी पुत्र कहलाए। और शेरकोट जो पंजाब का इलाका है उसके आसपास इनकी बस्ती थी। अब वो ऐसा कहते हैं तो विचारणीय बात है। बाकी तो संस्कृत की परंपरा में तो पाणिनि को जो दाक्षी पुत्र कहा तो ज्यादातर लोगों ने उसका अर्थ यही लिया कि उनकी माँ दाक्षी थी, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ये अर्थ करते हैं। और शालातुर गांव में पाणिनि जन्मे थे, इसलिए शालातुरी विप्र उनको कहा गया है, जो कि ये गांव मिलता है। और ये बहुत बढ़िया बात इसमें बताई है पाणिनि कालीन भारतवर्ष में वासुदेव शरण अग्रवाल ने, कि भैंसांग जब आया तो उसने कहा हम पाणिनि के गांव जाएंगे। तो जहां पर लाहौर इस समय है वहां से होता हुआ वो पाणिनि के गांव शालातुर पहुंचा, और उस गांव का उसने वर्णन किया है। और उसने लिखा कि यहाँ के लोग पाणिनि को याद करते हैं, और पाणिनि की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये फैनसांग 7वीं शताब्दी में बताता है। आप देखिए कि कितना हमारा देश बदल गया, कि 7वीं शताब्दी तक उस गांव के लोग पाणिनि को याद करते थे, उनकी मूर्ति उन्होंने वहां उस गांव में लगा रखी थी। तो इस प्रकार से ये पाणिनि की परंपरा है। कश्मीर की महनीय परंपरा इसके साथ जुड़ी हुई है। और किस प्रकार से यहाँ की परंपराएं हैं, ये तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने यहाँ की जो भाषा है, व्यास नदी के किनारे उत्तरी किनारे पर बांगर में जो कुएं होते थे उनको क्या कहा जाता था, और खादर के कठार में पानी की बैया होने से पक्के कुएं नहीं बन सकते थे, इसलिए कच्चे कुएं खोदे जाते थे। तो उनके लिए उदक्ष विपाशः ऐसा पाणिनि का सूत्र आया है। विपाश नदी के उत्तर उत्तर की ओर इसी तरह के जो जल के स्थान है उनकी पहचान पाणिनि के सूत्र से होती है, और पक्के कुएं नहीं वहां बन सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो ये सारा प्रदेश अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी उजागर होता है। यहाँ रह करके चूंकि वे लिख रहे हैं, जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां व्यास नदी जो बहती है उसके आसपास के जो प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण अष्टाध्यायी से
अष्टाध्यायी से जुटा करके इस क्षेत्र का अध्ययन होना चाहिए। दूसरे मैंने अन्यत्र विस्तार से विवेचन किया है, अब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो पूरे 1 घंटे का मेरा है, उसमें कश्मीर का जो वर्णन अभिनवगुप्त ने किया है और अभिनवगुप्त ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, सर्वेश जी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी अध्ययन किया है। उस 37 श्लोकों में तो उनकी परात्रिंशिका में यही ग्रंथ शायद है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें उनकी आत्मकथा है। हालाँकि फर्स्ट पर्सन का उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत मार्मिक है अभिनवगुप्त जो अपने बारे में कहते हैं, और कश्मीर का जिस तरह से वर्णन करते हैं, झेलम झेलम का, वितस्ता का जिस तरह से वर्णन करते हैं, अद्भुत कविता। ये सारा कश्मीर का वर्णन जो बिल्हण ने किया, यहाँ के खेतों में केवल केसर ही नहीं उगती है, यहाँ कविता उगती है इस धरती पर। और मेरी कविताएं तो गांव-गांव में स्त्रियां और बच्चे तक गाते हैं, ये बिल्हण कहते हैं। उसमें बिल्हण के बहुत सारे श्लोक जो सुभाषित संग्रहों में उद्धृत हैं, और यहाँ की धरती, यहाँ के लोक जीवन का जो वर्णन करते हैं। तो ये सप्त सिंधु का लोक जीवन, ये भी बाद के कवियों ने वर्णन किया है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि और भी वक्तव्य होंगे, और यह जो सप्त सिंधु की धरा पर सारस्वत साधना हुई है, इस पर चर्चा होती रहेगी। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार।